बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यार माजे लेट ना हो जाएं, मैंने तशवीश जाहिर की। पहुंच जाएंगे यार, 5-6 घंटों का तो फासला है। और मैं खामोश हो गया। शाम के वक्त चचा फाजल गांव के सरकर्दा अफराद को अपना मसला बताकर जिरगा बिठाने के मुतल्लिक बता चुका था। सुबह 10 बजे के करीब जिरगा शुरू हुआ। अनवर खान अपने दोनों बेटों और 10-12 हामियों को लेकर 9:45 बजे के करीब जिरगे की जगह पहुंच गया था। सबसे पहले चचा फाजल ने जिरगे के अरकान के सामने अपना मसला और नुक्ता नज़र वाज़िया किया। उसके बाद चौधरी अनवर ने अपना नुक्ता नज़र बताने के साथ साथ उस दिन वाली लड़ाई को भी मौजू गुफ्तगू बनाया कि किस तरह हमने उसके बेटे और बेटे के दोस्तों को ज़दोकोब किया। उसकी कोशिश यही थी कि मसले का सारा इल्ज़ाम हम पर आए। आखिर में उसने अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए दावा किया कि इसका मतलब हरगिज़ नहीं था कि हाशिम जान की ज़मीन हथिया ले, बल्कि वो तो चाहता है कि इस ज़मीन के बदले हाशिम जान मुंह मांगी रकम या मनपसंद ज़मीन ले सकता है। दोनों तरफ के दलाइल सुनकर जिरगे के अरकान छचोपंज में पड़ गए और आखिर में फैसला हुआ कि कल मुतलका ज़मीन देखकर फैसला किया जाएगा। फरीकैन अपने अपने घरों को चले गए। अब क्या करें माजे, फैसला तो कल पर टल गया। कोई बात नहीं, एक दिन लेट चले जाएंगे। बड़ी बेइज्जती होगी यार। ऐसा करो, तुम चले जाओ और मेरी छुट्टी का बता देना। मैं तो जाने वाला नहीं, अलबत्ता तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, वो हतमी लहजे में बोला। और मैंने हुज्जतबाजी करने के बजाय खामोश रहने को तरजीह दी। रात गए तक मैं अमजद के साथ गपशप करता रहा, लेकिन मेरा दिमाग अपनी जगह पर हाजिर नहीं था। रह रह कर मुझे अपने लेट हो जाने का ख्याल सताता रहा। मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे मेरे ज़हन में कुलबुलाते रहे। अनवर खान के साथ झगड़े का कोई भी हल नहीं निकल रहा था। जाऊं या ना जाऊं, इस नफी असबात ने मुझे उलझन में डाल दिया था। जानू साहब, अमजद बेजारी से बोला, मैं गंदम की बाबत पूछता हूं तो तुम्हारा जवाब चने के मुतल्लिक होता है। बकरी के इस्तफार पर भैंस के मुतल्लिक बताते हो। यकीनन तुम्हें नींद आ रही है या अदनान की माँ की याद आ रही है, इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ ले जाएं और मुझे भी सोने दें। मैं खामोशी से उठकर सोने के लिए चला आया। सादिया ने मेरी जहनी हालत भांप ली, क्योंकि इसके साथ भी मेरी गुफ्तगू हूँ हाँ तक महदूद रही। परेशान क्यों हो, वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछने लगी। परेशानी कैसी? मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वो औरत ही कहाँ जो टल जाए। औरत नाम ही ऐसी सिन्फ का है जो मर्द के दुख दर्द को समझे, उसके जख्मों पर प्यार का मरहम रखे, उसके जहन से बदगुमानियों और अंदेशों को रफा करे। लेकिन शर्त यह है कि वो मर्द से मोहब्बत करती हो। और मेरे साथ सादिया की मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि वो बचपन ही से मुझे टूट कर चाहती थी, और मैं भी। मुझे तो इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना ही महाल लगता था। मैंने अपने सारे मसाइल और सारे अंदेशे सादिया को सौंप दिए और खुद सो गया। रात देर तक जागने की वजह से सुबह की नमाज भी कज़ा हो गई। बिस्तर से निकलने को जी ही नहीं चाह रहा था। मैं जाने कितनी और देर बिस्तर में गुजारता कि अचानक दरवाज़ा खटखटा कर भाई मोहम्मद जान कमरे में दाखिल हुआ और तुम्हें अब्बू जान बुला रहे हैं कहकर वो बाहर निकल गया। मैंने जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोया। सुबह की नमाज तो यूं भी नींद की नज़र हो गई थी। अलबत्ता अब्बू जान को दिखाने के लिए मैंने सफ़ेद टोपी सर पर रख ली और उनके कमरे की जानिब चल दिया। दरवाजे को उंगली से बजाकर अपनी आमद का ऐलान करते हुए मैं कमरे में दाखिल हुआ। चचा फाजल भी वहीं बैठे थे। आओ पुत्र बैठो, मुझे देखते ही चचा फाजल बोला और मैं उनकी चारपाई पर बैठ गया। अमजद पुत्र सोया हुआ है? अब्बू जान ने हाथ में मौजूद तस्बीह सराहने के नीचे रखकर मुझसे पूछा। पता नहीं अब्बू जान, मैं अभी तक उसकी तरफ नहीं जा सका हूँ। कहकर अब्बू जान थोड़ी देर सोच में डूबे रहे और फिर गोया हुए। उमर बेटा, जवान आदमी हमेशा दिल से सोचता है, क्योंकि जवानी दीवानी होती है। इसे हर मसले का हल अपनी ताकत और कुव्वत में नजर आता है। वो भरोसा करता है तो अपने जोरे बाजू पर। अपने बड़े उसे कमजोर और लाचार नजर आते हैं। उनकी सोच, तजर्बा और फहम उसकी नज़र में कुछ नहीं होते। लेकिन बेटा, याद रखना कि बगैर अकल और तजर्बे के मसाइल को हल करना ऐसे ही है जैसे पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलाना। ताकत से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि पैदा होते हैं। ताकत
बिलाशुबा अच्छी चीज़ है, लेकिन उस वक्त जब उसको इस्तेमाल करने वाली अकल भी साथ हो, और इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास अकल भी है। अब्बू ने चचा फाजिल की तरफ इशारा किया। और ताकत के नाम पर तेरे 3 भाई मौजूद हैं। वो उम्र में तुमसे बड़े हैं और ताकत में भी कम नहीं। इसलिए ये सोच कि तुम्हारे बगैर ये छोटा सा मसला हल नहीं हो सकेगा बिल्कुल गलत है। और इस दिन अनवर खान के बेटे की पिटाई करके तुम लोगों ने मसले को सुलझाने के बजाय उलझा दिया है। अब शायद तुम ये कहो कि पहल तो आज़म ने ही की थी अमजद पर हमला करके, तो ये सरीहन हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि अमजद पुत्र उससे पहले अनवर खान का मजाक उड़ा चुका था। अगर तुम खुद को आज़म की जगह रख कर सोचो तो उसका फेल तुझे बुरा नहीं लगेगा। बाप के खिलाफ होने वाला मजाक कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्या ख्याल है? अब्बू जान ने अचानक पूछा। जज जी जी बिल्कुल, मैं हकला सा गया। पुत्र, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अनवर खान के लिए हम काफ़ी हैं। जिरगा बैठा हुआ है और उसका फैसला मैंने हर 2 सूरत कबूल करना है, चाहे इसमें हमारा फ़ायदा हो या नुकसान। तुम दोनों ऐसा करो कि वापस नौकरी पर चले जाओ। मेरा ख्याल है कि पहले भी तुम दोनों लेट हो। अमजद पुत्र को भी तुमने इस बेकार मसले में घसीट कर ख्वामखा तकलीफ दी है। आइंदा ख्याल रखना कि इस किस्म की कोई भी हरकत मुझसे पूछे बगैर नहीं करनी। तुम दोनों मुल्क व कौम का सरमाया हो, और ये सरमाया मैं चंद कनाल ज़मीन पर कुर्बान नहीं कर सकता। इसलिए जिरगे का फैसला सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा चचा सब कुछ लिखकर तुम्हें चिट्ठी डाल देगा। समझ गए ना? जी अब्बू जान, मैं आहिस्ता से बोला। अब जाओ, मेहमान को नाश्ता कराओ और जाने की तैयारी करो। अमजद पुत्र को ये एहसास नहीं होने देना कि मैं तुम्हारी इस हरकत से खफा हुआ हूँ। और मैं सलाम कहकर निकल आया। चल भाई माजे, अपना दाना पानी तो यहाँ से पूरा हो चुका है। अमजद नाश्ता कर चुका तो मैंने उसे वापसी की नवीज़ सुनाई। तू जा ना यार, किसने मना किया है तुझे? मैं तो जाने वाला नहीं। बकवास मत करो, अब्बू जान सख्त खफा हैं मुझ पर। तो मत करना ऐसी हरकतें। किस किस्म की हरकतें? मैंने हैरानी से पूछा। यही चचा जान को नाराज करने वाली। वो इत्मीनान से बोला। गधे, अब्बू को पता चल गया है कि हम छुट्टी से लेट हैं। तूने बताया होगा। क्यों, मुझे अहमक समझ रखा है? मेरे समझने से क्या होता है, पूरी दुनिया कहती है। उसका इत्मीनान बरकरार था। माजे, तू बात को मजाक में टाल रहा है। मैं झुला गया। तुझे अंदाजा नहीं है कि अब्बू से कितना डरते हैं हम। उन्होंने कहा कि चंद कनाल ज़मीन के लिए मैं अपने मुल्क कौम का सरमाया दाव पर नहीं लगा सकता, और वो जिरगे का फैसला हर सूरत मानने के लिए तैयार बैठे हैं, और मुझे हुक्म दिया है कि विद नो टाइम यहाँ से दफा हो जाओ और तुझे खुद से 2 कदम आगे रखूं। मैं खुद बात करता हूँ चचा जान से। अमजद वापस ना जाने पर बजिद था। जब अकल तकसीम हो रही थी ना, तो तुम कद वसूल कर रहे थे। मैं गुस्से से बोला। तुमसे तो चंद कदम पीछे ही था, वो भी तुर्की ब तुर्की बोला। इससे पहले कि मैं उसे कोई करारा सा जवाब देता, अबू जान बैठक में दाखिल हुए। हम दोनों बेख्तियार खड़े हो गए। अमजद पुत्र, कैसे हो? ठीक हूँ चचा जान। पुत्र, बात यह है कि जब पहली बार तुम हमारे घर आए थे, इसी दिन मैंने जान लिया था कि मुझे 5वां बेटा मिल गया है, और मुझे फख्र है इस बात पर कि अपने घर का जरा सा मसला सुनते ही तुम भागते चले आए। लेकिन पुत्र, बात यह है कि इतने छोटे मसले पर मैं इतने कीमती सरमाए को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब भी कोई ऐसा मसला हुआ जो हमसे हल ना होने वाला हुआ, मैं सबसे पहले आप लोगों को बुलाऊंगा। अब्बू ने हम दोनों की तरफ इशारा किया। ठीक है ना? और हम दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। अब आप लोग जाएं। जिरगे का फैसला सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फैसला जो भी हुआ मुझे कबूल होगा। मैं फाजिल को कहूँगा कि तुम्हें चिट्ठी लिख दे। अब जल्दी करो ताकि लेट ना हो जाओ। अब्बू जान ने अमजद को गले लगाकर उसका माथा चूमा और पीठ थपथपा कर चले गए। अमजद, जो मेरे साथ हुज्जतबाजी कर रहा था, अब्बू के कहने के बाद हंसी खुशी वापस जाने के लिए तैयार हो गया। 10 बजे के करीब हम बस स्टॉप पर पहुंच गए। इस स्टॉप पर हर घंटे बाद बस गुजरती जो वहां से शहर पहुंचाती थी। 10 बजे की गाड़ी में सवारियां इतनी ज्यादा तादाद में ठुसी हुई थी कि हम उस पर सवार होने की जुर्रत ना कर सके। दूसरी बस ने 11 बजे वहां से गुजरना था। अमजद बोला,
चलो यार, होटल पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करते हैं। मैंने सर हाँ में हिला दिया और हम दोनों होटल की चारपाइयों पर जाकर बैठ गए। मुख्तलिफ किस्म के मजदूर, ड्राइवर और फारग तबके के लोग चारपाइयों पर बैठे गप्पों में मशगूल थे। हम दोनों भी इनमें शामिल हो गए। 11 बजने में चंद मिनट रहते थे जब चारपाइयों पर बैठे लोगों में हलचल सी मच गई, क्योंकि बस के आने का वक्त हो गया था। लोग होटल के मालिक को चाय और नाश्ते वगैरह की अदायगी कर रहे थे। होटल का मालिक जीरा पहलवान, जो अपने वक्त में इलाके का चैंपियन था, चारपाई पर लेटा सबसे हंस हंस कर बातें करते हुए बिल वसूल कर रहा था। मैं और अमजद भी उसकी जहाजी साइज चारपाई की तरफ बढ़ गए ताकि अदायगी कर सकें। मैंने रकम निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसी वक्त ही एक शख्स मोटरसाइकिल घसीटता हुआ पहलवान की चारपाई के नजदीक पहुंचा। आओ भी शेर खान, क्या हाल है? उसे देखते ही जीरा पहलवान चहका। हाल को छोड़िए जीरे भाई, जरा मोटरसाइकिल की चाबी दो, मैं थाने का चक्कर लगाऊं। मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया है। खैर तो है, थाने किस लिए? जीरे पहलवान ने हैरानी से पूछा और उसके साथ ही अपनी मोटरसाइकिल की चाबी उसकी जानिब उछाल दी, जिसको कैच करके शेर खान चारपाई के नजदीक खड़ी जीरे की नए मॉडल की मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ता हुआ बोला, रहमान खेल में 2 कत्ल हो गए हैं, जमीन का मसला था, मैं थाने में इतला दे दूं, तफसील तुझे वापसी पर बताऊंगा। ये कहते ही वो मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ थाने की जानिब बढ़ गया। थाना वहां से 2 मील आगे सड़क के किनारे वाक़या था। कत्ल का लफ्ज सुनते ही मैंने हाथ में मौजूद 10 का नोट जीरे पहलवान की गोद में फेंका और बगैर बकाया लिए अपने गांव की जानिब दौड़ा। अमजद मुझसे 2 कदम आगे था। आप लोग हमारे भागने की वजह समझ गए होंगे। जी हाँ, रहमान खेल मेरे ही गांव का नाम है। हम दोनों तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड तोड़ते रहमान खेल की जानिब उड़ते जा रहे थे। यूं भी भागना दौड़ना कमांडो सर्विस का खासा है, लेकिन उस वक्त का दौड़ना कमांडो सर्विस की बानिस्बत रफ्तार की वजह से मुख्तलिफ था। गांव की हदूद में दाखिल होने तक हमारे सांस फूल चुके थे। मकानात की हदूद के करीब जाकर अमजद रुक गया। यह दुराहा था। वहां से एक रास्ता घर की तरफ और दूसरा हमारी जमीनों की तरफ जा रहा था। किधर चलें? उसने फूली सांसों के दरमियान पूछा और मैं जवाब देने के बजाय सोच में पड़ गया, क्योंकि हम दोनों हादसे की जगह से लाइलम थे। किसी से पूछ लेते हैं। मुझे सोच में डूबा देखकर वो दोबारा बोला और मैंने हाँ में सर हिलाकर उससे इत्तफाक किया, मगर वहां नजदीक कोई भी मौजूद नहीं था जिससे पूछा जाता। एक ख्याल के तहत मैं गली के सिरे पर वाक़या घर के दरवाजे की जानिब बढ़ा और इससे पहले कि मेरा हाथ दस्तक देने के लिए उठता, मुझे गली के मोड़ से मोहम्मद जान भाई मुड़ता नजर आया और मैं दस्तक देने का इरादा मुलतवी करते हुए मोहम्मद जान की सिमत दौड़ पड़ा। अमजद ने भी गालबन इसे देख लिया था, क्योंकि मुझे अपने पीछे अमजद के दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है? हम जैसे ही दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचे, उसने हैरानगी से पूछा, हमने अड्डे पर सुना है कि 2 कत्ल हो गए हैं। ठीक है, मगर तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? हमने सोचा शायद चौधरी अनवर खान के साथ आप लोगों। मैंने अपने खदशे का इजहार करने की कोशिश की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो कता कलामी करते हुए बोला। वो खैर मोहम्मद और सोराब शाह के बेटों के माबैन फायरिंग हुई है। दोनों तरफ का एक एक बंदा हलाक हो गया है। इसी वजह से आज जिरगे की कार्रवाई भी मौखर हो गई है। उनकी तो सुलह हो चुकी थी। सुलह? मोहम्मद जान तलखी से हंसा। फौजी साहब, गंडापुरों की सुलह और जंग बंदी से तुम खूब वाकिफ हो, उसके बावजूद सुलह सफाई की बाबत पूछ रहे हो। ठीक है, लेकिन फायरिंग की कोई खास वजह तो होगी ना? सुना तो यही है कि खैर मोहम्मद के बेटे अकमल को कल सोराब शाह के बेटे फजल शाह ने बुजदली का ताना दिया था और वो दोनों अमीर खान बेलदार की शादी में शिरकत के लिए गए थे। झगड़ा तो उसी वक्त बढ़ जाता, लेकिन अमीर खान और दूसरे लोगों के बीच में पड़ने की वजह से बात रफा दफा हो गई। आज जब फजल शाह अपने मामूजाद अकबर शाह के साथ जमीनों की तरफ जा रहा था, अकमल खान की गोली का निशाना बन गया। अकमल खान रास्ते में उनकी ताक में छुपा बैठा था, लेकिन अफसोस कि फजल शाह को मारकर वो खुद भी ना बच सका और अकबर शाह की गोली से मौके पर ही खत्म हो गया। जानू साहब, अभी वापस चलो,
ये ना हो कि अगली बस भी निकल जाए। मोहम्मद जान की बात खत्म होते ही अमजद मुझसे मुखातब हुआ। बिल्कुल, तुम लोग जाओ, मैं भी जरा जमीनों पर फेरा लगाऊं, कल जिरगे की वजह से नहीं जा सका था। ये कहकर मोहम्मद जान हम दोनों से हाथ मिलाता हुआ जमीनों की जानिब बढ़ गया, जबकि हम दोनों स्टाफ की सिमत चल दिए। खैर, मोहम्मद और सोराब शाह का क्या किस्सा है? अड्डे की सिमत आहिस्ता रवि से चलते हुए अमजद ने पूछा। यार माजे, तूने ज़हूर इस्लाम से पहले अरबों की जहालत के किस्से तो सुने होंगे, क्यों नहीं, बल्कि सीरत की किताबों में खुद भी पढ़े हैं। बस ज़हूर इस्लाम से पहले के अरब और हमारे गंडापुर एक ही तरह की जहनियत के मालिक हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बुत परस्त थे और ये कलमा गो। उनके पास तीर तलवार थे और ये जदीद असले से लैस हैं। झगड़े इन्हीं की तरह छोटी छोटी और बेमानी बातों पर करते हैं। कुत्तों की लड़ाई पर कत्ल, मुर्गों और बटेरों के मुकाबले में कत्ल, खूबसूरत लड़कों की वजह से कत्ल, अलगर्ज हल्की सी गाली गलोच और तानों पर भी कत्ल हो जाया करते हैं। खैर, मोहम्मद और सोराब शाह के माबैन लड़ाई की वजह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी इन्हीं बातों से मुतल्लिक एक जहालत खेज बात है। फिर भी कुछ पता तो चले। अमजद इश्तियाक अमेज लहजे में बोला। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है, लेकिन तुम इसरार करते हो तो सुनो। मैं एक लहजा सांस लेने के लिए रुका और फिर गोया हुआ। खैर, मोहम्मद का छोटा बेटा अजमल खान काफ़ी खूबसूरत लड़का है। तकरीबन 2 साल पहले सोराब शाह ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने अपने वालिद को जाकर बता दिया। बस फिर क्या था, एक दूसरे पर राइफलें तन गईं। करीब था कि फायरिंग हो जाती। सोराब खान जुर्माना भरने पर आमादा हो गया और अपनी हरकत के बदले उसे 20 कनाल अराजी खैर मोहम्मद के हवाले करना पड़ी। कल गालबन इसी जमीन का ताना अकमल को दिया गया था। अजीब बात है, अमजद हैरानी से बोला। छेड़ा तो लड़कियों को जाता है, आपके इलाके में अनोखा ड्रामा शुरू है। और ये जुर्माने की क्या बात है? ये इस इलाके का रिवाज है। अलबत्ता छेड़छाड़ के बदले रकम या अराजी वगैरह कबूल नहीं की जाती। ये खैर मोहम्मद ही था कि वो जुर्माना लेने पर राजी हो गया था। लोगों को इस बात से बेखबर रखने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे राज कहाँ छुपते हैं। अगर यूं है तो फिर आप लोगों की चौधरी अनवर खान के साथ अभी तक कोई फायरिंग नहीं हुई, हालांकि 2 दफा हाथापाई हो चुकी है। एक तो अब्बू जान गंडापुर होते हुए भी ठंडी तबीयत के मालिक हैं। दूसरा, ज्यादती चूंकि चौधरी अनवर खान की तरफ से हुई है, इसलिए उनकी तरफ से फायरिंग की कोशिश नहीं की गई। वैसे ये हतमी बात भी नहीं है, वो किसी भी वक्त इस जहालत का मुजाहरा कर सकते हैं। हम अभी बस स्टॉप से चंद गज दूर थे कि बस का हारन सुनाई देने लगा। रात गए ही हम अपनी जगह पहुंच सके। सीनियर सूबेदार गुस्से और तशवीश की मिली जुली कैफियत में मुब्तला था। कहाँ मर गए थे तुम दोनों? वो धाड़ा। सर, घर में प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी इसलिए। और तुम? वो अमजद से मुखातिब हुआ। उसकी नज़र में हम अपने अपने घर गए हुए थे। मैं भी उमर के साथ था। टेलीफोन या टेलीग्राम देकर बता नहीं सकते थे? वो गुस्से से बोला। बहरहाल सुबह तैयार रहना, दोनों को कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश होना है। और हम सर हिलाकर अपने कमरे में आ गए। चल भाई माजे साहब, इज्जत अफजाई के लिए तैयार हो जाओ। जानी मियाँ, इज्जत आने जाने वाली चीज़ है। और तू क्यों घबरा रहा है? घबराना तो मुझे चाहिए। तुम्हारे साथ पहली मर्तबा तो ऐसा हुआ नहीं है। और मैं उसकी बकवास को नज़रअंदाज करके करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह के मामूलात से फरागत के बाद हम दोनों वर्दी पहनकर दफ्तर पहुंच गए। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद जलाल शाह एक सख्त गिर डिसिप्लिन पसंद आदमी थे। ऑफिस में बुलाकर हमारी प्रॉब्लम सुने बगैर वो बरस पड़े। सख्त नकम्मे और नालायक हो तुम दोनों। बगैर इजाज़त लेट आने की सज़ा मालूम है? तुम दोनों का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। SSG एक मुनज़्ज़म इदारा है और कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते मैंने हमेशा डिसिप्लिन की पाबंदी की और करवाई है। तुम दोनों का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए मैं इतनी नरमी कर सकता हूँ कि तुम लोगों को घर भिजवाने के बजाय रिटर्न टू यूनिट कर दूँ। इसलिए अब तुम दोनों जाने की तैयारी करो। ये कहते ही इसने हमारे साथ खड़े सीनियर को हमें बाहर ले जाने का इशारा किया। मगर सर, नो आर्गूमेंट्स,
ले जाओ उन्हें। उन्होंने अमजद को बात करने का मौका दिए बगैर हमारे साथ आए सीनियर से कहा और हम सल्यूट करके बाहर आ गए। यूनिट वापस जाने में हमारी बड़ी सुबकी थी, लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अपना सामान पैक करते हुए मैं आहिस्ता से बोला, गलत, इसको कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अमजद तलखी से बोला और मैं बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। माजे इतनी छोटी बातों पर परेशान नहीं हुआ करते। आर्मी की सर्विस करनी है, यहाँ ना सही यूनिट में सही तनख्वाह और राशन पानी वहाँ भी मिलेगा। अमजद खिलाफे तवक्का खामोश रहा। सीनियर सूबेदार और कंपनी कमांडर ने अपनी सी कोशिश की कि हमारी सज़ा पर अमल दरामद रुक जाए, मगर उन्हें कामयाबी ना हुई। मजबूरन अगली सुबह हम मूव ऑर्डर लेकर यूनिट रवाना हो गए। हमारी साबका यूनिट उस वक्त स्कर्दू तैनात थी। यूनिट पहुंचते ही मैंने खत लिखकर घर वालों को अपने नए एड्रेस से आगाह कर दिया। हमारा एक हफ्ता बटालियन हेडक्वार्टर में गुजरा। इस दौरान बटालियन कमांडर से हमारी मुलाकात भी कराई गई। हमारे वापस आने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया था। जारी है।